गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने कल जो है बीएड का जो सेक्शन है टीजीटी एंड जेबीटी में, तो उसमें हमने जो लर्निंग एंड टीचिंग का पार्ट स्टार्ट किया था, लर्निंग एंड टीचिंग। तो उसमें हमने फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है। फर्स्ट यूनिट जो हमने कवर की थी लर्नर एंड लर्निंग, ठीक है। तो आज हम उसका यूनिट 2 कवर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम, इसमें जो है सारी थियोरीज जो है लर्निंग की मैक्सिमम जो इसमें इंक्लूड है इस यूनिट 2 में। तो यूनिट 2 की बात करें तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ इसमें सिलेबस में क्या क्या दिया है। अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग में मीनिंग, टाइप्स एंड लेवल्स ऑफ मीनिंग। देखो लर्निंग का मीनिंग, टाइप्स एंड लेवल्स, ठीक है। टू कंसेप्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी फॉर कंसेप्ट लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग की स्ट्रेटेजीज भी बतानी है। नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, जो नॉन एसोसिएटिव होती है, जो संबंध नहीं बनाते आपस में, उसमें हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन लर्निंग करनी है। और लर्निंग थ्रू एसोसिएशन में आएगा, यानी जो एसोसिएटिव लर्निंग होती है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग सबको पता है, पैवलव की थियोरी इसमें हम पढ़ेंगे। लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें हम ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे, स्किनर की लर्निंग थियोरी। एक लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, थॉर्नडाइक की थियोरी पढ़ेंगे, ट्रायल एंड एरर थियोरी। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में हम पढ़ेंगे बंडूरा की थियोरी इसमें पढ़ते हैं, इसमें मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशनल और लर्निंग थ्रू इंसाइट, इंसाइट जो लर्निंग थियोरी है इसमें डिस्कवरी लर्निंग है, उसमें हम पढ़ते हैं कोहलर की जो इंसाइट लर्निंग थियोरी है। देन एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। देन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, यानी इसमें हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की की जो थियोरी है, सोशल लर्निंग थियोरी जो है। देन नेचर एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ सोशल लर्निंग थियोरी। देन इसमें लास्ट जो पार्ट है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी टैट में तो रिसेंटली जो है सारे एग्जाम में सारे टैट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कंसेप्ट, टाइप्स एंड स्ट्रेटेजी टू मैक्सिमाइज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो बात करते हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग का अर्थ क्या है। लर्निंग इज़ अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ठीक है, इन बिहेवियर और नॉलेज ड्यू टू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, ठीक है। यानी लर्निंग क्या है, अधिगम अनुभव, जो हमारे अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, अभ्यास जो हमने जो है प्रयास किए होते हैं, अभ्यास जो हमने किया होता है, प्रशिक्षण के कारण व्यवहार या ज्ञान में आने वाला अपेक्षाकृत स्थायी, देखो अपेक्षाकृत की बात की गई यहाँ पे, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है हमारे अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण में। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी जो है, जो डेफिनेशन पूछी गई थी टैट के एग्ज़ाम में पूछी गई थी, तो डेफिनेशन थी गेट्स की डेफिनेशन पूछी गई थी, गेट्स की, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गेट्स लर्निंग क्या है, तो लर्निंग इज मॉडिफिकेशन, नॉन मेडिकल टैट में पूछी गई, लर्निंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है। यानी लर्निंग क्या है, लर्निंग अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, लर्निंग है। ये डेफिनेशन पूछी गई थी, इसको मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ। गेट्स ने क्या बात की है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण, अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में, जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, व्यवहार में परिवर्तन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इस तरह स्किनर ने भी बात की है कि लर्निंग एज एक्विजिशन एंड रिटेंशन, ठीक है। वुडवर्थ ने भी बात की है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेस, की अधिगम नए ज्ञान और नए प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। बहुत सारी डेफिनेशन है। अगर लर्निंग में देखो एग्जाम्पल जो
इसमें दिया गया है अ चाइल्ड लर्न्स टू राइट नीटली आफ्टर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। एक बच्चा जो अगर लगातार अभ्यास करेगा, अगर वो राइटिंग की लगातार अभ्यास करेगा तो साफ सुथरा लिखना सीख जाता है। तो कैसा लिखना, नीटली जो है लिखना स्टार्ट कर देता है अगर वो प्रैक्टिस करता है तो, ठीक है। देन अगर बात करें टाइप्स ऑफ लर्निंग की, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ लर्निंग या फिर लेवल्स ऑफ लर्निंग, अधिगम के प्रकार व स्तर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, बात करते हैं मोटर लर्निंग की, यानी मोटर अधिगम जो होता है, लर्निंग फिजिकल स्किल्स, जिसमें हम फिजिकल स्किल्स को लर्न करते हैं, शारीरिक कौशल सीखना, ठीक है। अगर शारीरिक कौशल सीखने की अगर बात करें तो लर्निंग रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स, जो हमारी बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड होता है, हम इसमें लिख सकते हैं लर्निंग रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स या फिर फिजिकल स्किल्स और फिजिकल स्किल्स, ठीक है। यानी शरीर की गतिविधियों या व्यावहारिक कौशलों से संबंधित अधिगम ही क्या होता है, हमारा मोटर लर्निंग, ठीक है। जैसे मोटर लर्निंग जैसे जो है एग्जाम्पल ले लो, साइकिल चलाना सीखना, ठीक है, साइकिल चलाना सीखना, ये भी क्या है, एक मोटर लर्निंग है, ठीक है। ये मोटर लर्निंग है क्योंकि इसमें हमारी शरीर की गतिविधियां हो रही है, शरीर की गतिविधियां हमारी व्यावहारिक जो हमारे कौशल से संबंधित है वो हम लर्न कर रहे हैं, व्यावहारिक कौशल अधिगम इसमें हो रहा है, व्यावहारिक कौशल अधिगम, तो इसको हम बोलते हैं मोटर लर्निंग। तो ऐसा अगर आपको आ जाए मोटर लर्निंग यानी जिसमें हमारी जो बॉडी मूवमेंट्स होता है। देन सेकंड है इसमें वर्बल लर्निंग यानी, ठीक है, वर्बल यानी मौखिक अधिगम जिसको हम बोल सकते हैं, मौखिक अधिगम, मौखिक अधिगम जैसे लर्निंग वर्ड्स, ठीक है, भाषा मतलब शब्द सीखना या फिर लैंग्वेज सीखना। तो इसे बात करें लर्निंग थ्रू लैंग्वेज, जब हम भाषा से जो है लर्न कर रहे हैं या फिर जो है वर्ड्स लर्न करें, सिंबल्स लर्न करें, नंबर्स लर्न करें, तो आप लिख सकते हो इसमें लर्निंग थ्रू लैंग्वेज वर्ड्स नंबर्स या फिर सिंबल्स, ठीक है। यानी जब हम भाषा शब्द या फिर जो है संख्याओं के माध्यम से जो है अधिगम करते हैं, भाषा शब्द प्रतीक या फिर संख्याओं के माध्यम से अधिगम करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्बल लैंग्वेज, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो मेमोराइजिंग वोकेबलरी, ठीक है, हम वोकेबलरी क्या करते हैं, लर्न करते हैं, तो वो भी हमारा सीखना ही हो गया ना, मेमोराइजिंग वोकेबलरी, ठीक है, यानी शब्द याद करना। देन थर्ड बात करते हैं कंसेप्ट लर्निंग की, ठीक है। अगर हम कंसेप्ट लर्निंग की बात करें तो कंसेप्ट लर्निंग के बारे में इसमें बताया गया है कि कंसेप्ट लर्निंग जो है लर्निंग आइडियाज़ कैटेगरीज की संकल्पना जो अधिगम होता है, विचार या फिर श्रेणी को समझना, कंसेप्ट लर्निंग है ना, आप कंसेप्ट को समझ रहे हो, संकल्पना जो अधिगम होता है हमारा, इसमें जो है जैसे हम प्रॉपर्टीज़ को लर्न कर लेते हैं एंड रिलेशनशिप उसमें जो बता पाते हैं, तो इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग कैटेगरीज दिया गया है, इसमें लिखा हुआ प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप यानी किसी भी श्रेणी वस्तु की विशेषताओं या संबंधों को समझना, ठीक है, संबंधों को समझना। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं जैसे त्रिभुज है, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल है, तो इसकी ट्रायंगल की जो है अवधारणा को समझना, कंसेप्ट को समझना, अवधारणा समझना,
ठीक है, तो यही क्या होती है हमारी कंसेप्चुअल लर्निंग। देन बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग की। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग में जो है, प्रॉब्लम से ही पता, यहीं से पता है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान अधिगम जो है, यूजिंग रीजनिंग। जब हम किसी समस्या को समाधान करने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें अपना तर्क का उपयोग करते हैं, रीजनिंग का उपयोग करते हैं, यानी लर्निंग बाय, इसमें हम थिंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं। इंसाइट यानी हम अंतर्दृष्टि से सीखते हैं सॉरी, यानी लर्निंग बाय थिंकिंग, रीजनिंग एंड इंसाइट, यानी अंतर्दृष्टि। सोच समझकर, जब हम सोच समझकर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सोच समझकर या फिर तर्क द्वारा, रीजनिंग द्वारा, या फिर अंतर्दृष्टि से, अंतर्दृष्टि से सीखना, ठीक है, तभी हम प्रॉब्लम को क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब एग्जांपल देखो, सॉल्विंग अ मैथ्स पजल। अगर आप जो कोई मैथ्स की पजल सॉल्व कर रहे हो, सॉल्विंग अ मैथ्स पजल, तो अगर आप कोई मैथ्स की पजल सॉल्व कर रहे हो तो सोच समझ कर ही उसको सॉल्व कर पाओगे, रीजनिंग लगाओगे, तर्क लगाओगे, अंतर्दृष्टि से मतलब आप सीख रहे होते, यानी गणित पहेली हल करना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है स्ट्रेटेजीज। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजीज की, कि स्ट्रेटेजीज जो है, स्ट्रेटेजीज फॉर कंसेप्ट लर्निंग, इसमें दिया गया कि कंसेप्ट लर्निंग की जो हमें स्ट्रेटेजीज भी बतानी है। तो अगर मैं कंसेप्ट लर्निंग की स्ट्रेटेजीज की बात करूं तो इसमें जो है, जैसे मान लो कि संकल्पना अधिगम की रणनीतियाँ, यूज़ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। अगर आपको कंसेप्ट को समझाना है, बच्चों को जो है कंसेप्ट द्वारा समझाना है, तो उसमें आप क्या रणनीतियाँ अपना सकते हो, यूज़ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल। आप उदाहरण और प्रतिलोम उदाहरण का यूज़ कर सकते हो। आप बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ, रियल लाइफ पे बेस्ड एग्जाम्पल दो, जिससे बच्चा जल्दी जो है कंसेप्ट को समझ सकता है। या फिर ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी चार्ट द्वारा, चित्र द्वारा जो उनको समझाओ। या फिर रियल लाइफ सिचुएशन, वास्तविक जीवन स्थितियाँ, रियल लाइफ से जो है उसको कंपेयर करके जो रियल लाइफ एग्जांपल आप उनको दे सकते हो। देन कंपैरिजन एंड क्लासिफिकेशन, तुलना और वर्गीकरण। आप अगर किसी चीज़ से उसका कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो, क्लासिफिकेशन कर पाते हो, तो बच्चा जो है कंसेप्ट को समझ सकता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा। अब बात करते हैं नॉन एसोसिएटिव लर्निंग की, ठीक है। यानी नॉन एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब क्या है। नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग में क्या है हमारा, नॉन एसोसिएटिव यानी जो असंबंध अधिगम होता है, अनासक्त अधिगम, या फिर इसको बोल सकते हैं हम असंबंध अधिगम, ठीक है, यानी असंबंध अधिगम। अब असंबंध अधिगम की अगर बात करें तो असंबंध से पता चल रहा है कि जो नॉन एसोसिएटिव होगा, जिसमें कोई आप संबंध नहीं बिठा सकते, यानी इसमें लर्निंग कैसी होगी, रिपीटेड एक्सपोजर्स टू अ सिंगल स्टिमुलस चेंज द रिस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें इंक्लूड होगा हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। अगर मैं असंबंध अधिगम में बताऊं तो इसमें जो है किसी जीव की जो अगर कोई भी रिस्पॉन्स है वो केवल एक ही उद्दीपक पर, यानी एक ही स्टिमुलस पर क्या है, बार बार प्रस्तुत होने से क्या होता है, बदलती है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हो असंबंध अधिगम वह है जिसमें जिसमें किसी जीव की प्रतिक्रिया केवल एक ही उद्दीपक, एक ही स्टिमुलस उसमें जो है प्रेजेंट है, उद्दीपक के बार बार प्रस्तुत होने से बदलती है, ठीक है।
जैसे इसमें जो हैबिचुएशन, इसमें दिया गया हैबिचुएशन एंड अभ्यस्तता जिसको बोलते हैं, हैबिचुएशन एंड, या फिर इसको अभ्यासन आप बोल सकते हो, हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन यानी संवेदनशील। अगर हैबिचुएशन की बात करें तो हैबिचुएशन में क्या आएगा हमारा, इसमें एग्जांपल भी एक बता देती हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा, ठीक है। यानी बार बार अगर शोर हो रहा है तो बार बार शोर होने पर व्यक्ति क्या कर देता है, उसको बाद में उसे अनदेखा कर देता है, बार बार। अब देखो एक ही स्टिमुलस, इसमें बार बार शोर हो रहा है, बार बार शोर होने पर व्यक्ति क्या करेगा, व्यक्ति बाद में उसे अनदेखा करेगा, ठीक है, क्लियर। देन बात करते हैं हैबिचुएशन की। तो हैबिचुएशन यानी अभ्यासन। तो हैबिचुएशन का मतलब है डिक्रीज इन रिस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड एक्सपोजर टू अ स्टिमुलस। यानी अभ्यासन में क्या है कि जब जीव किसी बार बार जो बिना हानिकारक उद्दीपक के प्रति अपनी प्रतिक्रिया कम कर देता है, यानी उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। जब किसी चीज़ की जो है, देखो किसी उत्तेजना के बार बार प्रस्तुति पर क्या होता है, प्रतिक्रिया का कम हो जाता है, प्रतिक्रिया कम हो जाती है। अगर उससे हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो हमारी रिस्पॉन्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसी बार बार उत्तेजना हो रही तो उस पर हमारी रिस्पॉन्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, क्लॉक टिकिंग साउंड इग्नोर्ड आफ्टर सम टाइम। जो घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है वो बाद में जो है बंद हो जाता, मतलब उस पर हम रिस्पॉन्स करना बंद। शुरू में तो हमें प्रॉब्लम होती है कि डिस्टर्बेंस हो रही है, लेकिन बाद में उसकी आदत हो जाती है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। या फिर जैसे एग्जांपल मान लो कि क्लासरूम में जो है कोई पंखे की आवाज़ शुरू में सुनाई दे रही है, ठीक है। क्लासरूम में जो है पंखे की आवाज़, क्लासरूम में पंखे की आवाज़, ठीक है। तो पहले तो आपको शुरू में क्या बोलते हैं, आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी, तो बाद में आपको जैसे आदत हो जाएगी, हैबिचुअल हो जाओगे, आपको हैबिचुअल हो जाओगे, उसके आदत हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, आपको सुनाई देना बंद हो जाएगी, ठीक है। रिस्पॉन्स आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन सेंसिटाइजेशन की बात करें, संवेदनशीलता की बात करें, तो इंक्रीज इन रिस्पॉन्स आफ्टर रिपीटेड और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन। इसमें क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या होगा, इंक्रीज होगा आफ्टर रिपीटिंग और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन। अगर स्टिमुलेशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, संवेदनशील कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें क्या हो जाएगी, रिपीटेशन रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी संवेदनशीलता में जब किसी भी तेज या फिर जो दर्द देने वाला उद्दीपक को अगर बार बार दिया जाता है तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी हो जाती है, समय के साथ अधिक बढ़ जाती है। जैसे मान लो, जैसे एग्जाम्पल दिया है, बार बार प्रबल उत्तेजना मिलने पर प्रतिक्रिया का बढ़ जाना। याद रखना इसमें आपने क्या बोलते हैं सेंसिटाइजेशन में जो हमारे प्रतिक्रिया बढ़ जाती है और हैबिचुअल में जो है कम हो जाती है। अ चाइल्ड बिकम्स मोर अलर्ट आफ्टर हियरिंग लाउड थंडर। तेज गरज सुनकर बच्चा अधिक सतर्क हो जाता है। या फिर कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे जो है, जैसे लोहे को खरोंचने की तेज आवाज़ अगर हम बार बार सुनकर क्या हो जाता है, जैसे लोहे की तेज आवाज़ हम बार बार सुनकर क्या होता है, चिड़चिड़ाहट होने लगती है हमें, है ना। तो हमारा चिड़चिड़ापन और ज़्यादा बढ़ जाता है, रिस्पॉन्स उसमें और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि उसके हम हैबिचुअल हो गए, वो जो हमें चिड़चिड़ापन और ज़्यादा देगा, ठीक है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। अभी तो हमने बात की नॉन एसोसिएटिव लर्निंग की, अब बात करते हैं एसोसिएटिव लर्निंग। अब एसोसिएटिव लर्निंग यानी जो संबंध स्थापित करेगा, यानी संबंध अधिगम इसको आप बोल सकते हो, संबंध अधिगम, आसक्त अधिगम, ठीक है, वो था अनासक्त अधिगम। अब संबंध अधिगम में क्या आएगा कि एसोसिएटिव लर्निंग, इसमें क्या होगा, तो अधिगम जिसमें दो जीव जो है दो घटनाओं यानी उद्दीपक और व्यवहार को जोड़कर सीखता है। जब हम कोई उद्दीपक जो है एक उद्दीपक स्थापित करेंगे तो उसको हम व्यवहार के साथ जोड़ सकते हैं और उससे क्या करते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। यानी एसोसिएटिव लर्निंग इज अ टाइप ऑफ it is a type of learning in which an organism learns by forming a connection between two events, ठीक है। जैसे स्टिमुली हो गया, स्टिमुली और बिहेवियर्स, ठीक है। इसमें जो है
यानी जीव दो घटनाओं, उद्दीपकों या व्यवहार को जोड़कर सीखता है। हिंदी में लिख देती हूँ, जीव दो घटनाओं, जैसे उद्दीपक हो गया, उद्दीपकों और व्यवहारों को जोड़कर सीखता है, लर्न करता है। ठीक है, इसमें अभी थ्योरी से आपको समझ आ जाएगा कि उद्दीपक और व्यवहार को कैसे हम संबंध स्थापित करते हैं। इसमें फर्स्ट थ्योरी जो दी गई क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया है? पैवलव ने। ठीक है, सबको पता है क्लासिकल कंडीशनिंग जो है किसकी थ्योरी है? क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है, क्लासिकल कंडीशनिंग यानी जो है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है? लर्निंग थ्रू एसोसिएशन बिटवीन टू स्टिमुली। इसमें बात की है ना हमने कि टू स्टिमुली का इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे एस लर्निंग दे दिया इन्होंने। ठीक है, एस लर्निंग का मतलब क्या है? एस यानी जो इसमें स्टिमुलस होगा। ठीक है, स्टिमुलस जो इसमें दिया जाएगा, तो स्टिमुलस इसमें लर्निंग के लिए यानी एस प्रकार का अनुबंधन, या फिर स्टिमुलस, या फिर इसमें रिस्पॉन्स भी हो सकता है। SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात है। स्टिमुलर रिस्पॉन्स लर्निंग, दो उत्तेजनाओं के बीच यानी एक रिस्पॉन्स होगा, व्यवहार जो हमारा होगा, एक उद्दीपक होगा, उनके बीच में जो है संबंध बनाकर अधिगम होता है। जैसे जो पैवलव ने थ्योरी दी थी, पैवलव ने एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? पैवलव ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया। उसमें क्या था? बेल प्लस फूड जो क्या देते थे डॉग को? सलाइवेट्स। ठीक है, यानी कुत्ते का लार टपकना। अगर इसमें हम थ्योरी को समझें, जब तक हम थ्योरी को नहीं समझते हमें पता नहीं चलेगा कि स्टिमुलस क्या है, रिस्पॉन्स क्या है उसमें। तो इसने जो है क्लासिकल जो कंडीशनिंग है, इसमें जो है पैवलव ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। ठीक है, डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो देखो उसने क्या किया था, डॉग को जो है क्या बोलते हैं, उसने क्या किया, डॉग को, कुत्ते को उसने एक मांस का टुकड़ा जो है दिया जाता है, तो उसके मुंह में से अपने आप ही लार सलाइवा टपकने लगती थी, है ना। खुद ब खुद उसको जो है फूड दिया जा रहा था। ठीक है, तो उसकी क्या हो रही थी? सलाइवा टपक रही थी, लार टपक रही थी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है उसने जो है बार बार किया। नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप किसी के सामने फूड दोगे तो कुत्ते के मुंह से लार तो टपकेगी। पर उसने क्या किया, कुछ टाइम बाद उसने क्या किया, पैवलव ने क्या किया, उसने एक घंटी बजाई। ठीक है, खाली घंटी बजाई, लेकिन डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, खाली जो है बेल से जो उसने नो रिस्पॉन्स। ठीक है, नो रिस्पॉन्स। फिर उसने क्या किया, उसके बाद घंटी भी बजाई, बेल प्लस फूड, घंटी भी बजाई और खाना भी दिया, फिर घंटी बजाई, फिर घंटी के तुरंत बाद उसने खाना दिया। तो कुछ टाइम बाद जो है पैवलव ने एक दिन केवल सिर्फ और सिर्फ, जब वो देखो बेल बजा रहा था, बेल प्लस फूड दे रहा था, तो यानी कुत्ते के मुंह से लार टपक जाती थी कि जैसे ही घंटी बजी उसको। फिर कुछ टाइम बाद उसने क्या किया, ओनली बेल बजाई, तो कुत्ते को पता था जैसे ही बेल बजेगी खाना आ जाएगा, तो बेल बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपक पड़ी। तो इसमें देखो एक स्टिमुलस दिया गया था। ठीक है, एक कंडीशन रखी गई थी कि पहले ओनली खाना था, फिर जो है लार टपकत थी, फिर उसने खाली बेल बजाई तो कोई रिस्पांस नहीं मिला, फिर उसने जो है बेल प्लस फूड किया तो बेल बजते ही उसको मुंह में लार टपकने पर लगी। तो इसको बोलते हैं हम कुछ कि क्या बोलते हैं कि कुत्ते ने जो है ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली थी कि जैसे बेल बजेगी खाना मिलेगा ही मिलेगा, तो खाली जो है उसके जो है खाली बेल बजने से भी लार टपक पड़ी थी। तो इसमें आपने याद क्या रखना है सबसे पहले कि इसमें जो है अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, तो फूड क्या था, कोई कंडीशन नहीं है, अनकंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, तो आगे से रिस्पॉन्स क्या था, आगे से रिस्पॉन्स आया, प्रतिक्रिया आई, यानी अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया। फिर जो है नेचुरल स्टिमुलस क्या था, तटस्थ उद्दीपन, खाली घंटी थी, अगर खाली घंटी बज रही है या इसको बोलते हैं हम नेचुरल स्टिमुलस। ठीक है, तब क्या था, नो रिस्पॉन्स, खाली जो है बेल बजने से कोई प्रतिक्रिया नहीं। बट जब उसके बाद बेल प्लस फूड दिया गया, उसको हम क्या बोलेंगे,
कंडीशनल स्टिमुलस, याद रखना है कंडीशन स्टिमुलस क्या है इसमें, तो उसके जो है सलाइवा जो है टपक पड़ा, लार टपक पड़ी थी, इसका मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स मिला। कंडीशनल स्टिमुलस दिया आपने बेल प्लस फूड, तो कंडीशनल रिस्पॉन्स भी मिला, ठीक है, लार टपकना। देन उसके बाद आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ, ओनली, जब कंडीशनिंग आपने रख दी थी उसके बाद ओनली बेल, देन ओनली बेल क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस, तो यहाँ पे भी कंडीशनल रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ, सलाइवा ओनली बेल से भी आ पड़ी थी। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं इसको, यानी बेल क्या था, बेल क्या था, कंडीशनल स्टिमुलस था, प्लस फूड क्या था, फूड अनकंडीशन स्टिमुलस, देन सलाइवा क्या था, कंडीशनल रिस्पॉन्स। क्लियर। देन बात करते हैं हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है यानी स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसको हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। देखो इसमें सारी थ्योरी मेंशन है, तो क्लास जो है लंबी हो सकती है, बट इसमें थ्योरी अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप इसको डायरेक्ट एक लाइन में नहीं समझ सकते, इतना समझ सकते हो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी है। अब इसमें लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस बताया गया, इस थ्योरी को हम क्या बोल सकते हैं, लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो इसमें रेनफोर्समेंट इंक्रीज क्या करता है, बिहेवियर को इंक्रीज करता है, पनिशमेंट क्या करेगा, बिहेवियर को डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसमें बात की है रेनफोर्समेंट इंक्रीज बिहेवियर, और क्या बोलते हैं पनिशमेंट क्या करता है, बिहेवियर को डिक्रीज करता है, यानी परिणामों के आधार पर अधिगम क्या हो सकता है, प्रोत्साहन से व्यवहार बढ़ता है, अगर प्रोत्साहन दिया जा रहा है, रिनफोर्स किया जा रहा है तो व्यवहार बढ़ेगा, दंड दिया जा रहा है तो व्यवहार घटेगा। जैसे इसमें दिया, अगर टीचर प्रेज करेगा स्टूडेंट को तो स्टूडेंट स्टडी मोर करेगा, शिक्षक की प्रशंसा बच्चे को क्या करेगी, अधिक पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी। अब अगर हम स्किनर के जो है के थ्योरी की बात करें तो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे किया था उसने, रैट पे, चूहे पे। स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट ऑन किस पे, रैट, चूहे पे, ठीक है। तो चूहे पे उसने, यानी उसने भी क्या किया, एक बॉक्स में चूहे को बंद कर दिया, ठीक है, बॉक्स में क्या कर दिया, चूहे को बंद किया, चूहे को बंद कर दिया, ठीक है। और उसमें जो है एक जो है होल जैसा छिद्र था, जिसको मतलब जब जिसमें उसको शायद लीवर कहा जाता है, ठीक है, बॉक्स में एक लीवर लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था, लीवर लगा हुआ था। तो जैसे ही लीवर दबता था तो खाना आ जाता था, तो उस छिद्र के द्वारा क्या होता था, जब चूहे को भूख लगी तो वो इधर उधर घूमने लगता था, इधर उधर वो घूमने लगता था। जैसे ही वो इधर उधर घूमना शुरू करता था तो पैर लीवर में लगा, अचानक से उसका पैर कहाँ लगा, लीवर पे, ठीक है। जैसे अचानक से पैर लीवर पे लगा तो उस छिद्र से खाना आ गया, तो इसके बाद उसने इस क्रिया को क्या किया, दोहराया, और खाना दोबारा आ गया। इसमें चूहा जब भी प्रतिक्रिया करता तो उसका खाना मिल जाता। इसे ही क्या बोलते हैं, क्रिया प्रसूत का अनुबंधन सिद्धांत। यानी इस एक्सपेरिमेंट से हम हमें क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कि पहले रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, इसमें पहले रिस्पॉन्स होगा, यानी पहले जो है चूहे को रिस्पॉन्स करना पड़ा था, अनुक्रिया करनी पड़ी थी, अनुक्रिया, ठीक है, यानी पहले रिस्पॉन्स, फिर जो है बाद में जो है, फिर यानी बाद में स्टिमुलस। अब देखो जो हमने पैवलव की उसमें पहले स्टिमुलस था फिर रिस्पॉन्स था, बट इसमें पहले रिस्पॉन्स, चूहे ने रिस्पॉन्स किया, फिर जो उसको स्टिमुलस मिला, यानी उद्दीपन जो मिलता है, जैसे पुनर्मलन मिलता है ना, वैसे वैसे इस उसने जो बार बार उस पर रिन्फोर्समेंट का था, उसको जैसे वो प्रयास करेगा तो उसको रिन्फोर्स मिलेगा, उसको जो है खाना मिलेगा। तो उसने बार बार जो है प्रयास किया, यानी उसने सबसे पहले क्या किया, प्रेस लीवर, तो उसको क्या मिलता था, गेट फूड। देन उसका बिहेवियर जो है था वो बार बार क्या हुआ, रिपीट बिहेवियर रिपीटेड, ठीक है। यानी पहले क्या होगा, रिस्पॉन्स, आपको यहाँ पे याद रखना है पहले क्या था इसमें, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, ठीक है, पहले। देन उसमें था स्टिमुलस यानी उद्दीपन,
ठीक है, यानी स्टिमुलस या इसको बोल सकते हो आप रिनफोर्स। ठीक है, तो उसके बाद जो है जैसे वो रिस्पॉन्स करता है, उसको रिस्पॉन्स करेगा तो उसको जो है क्या मिलेगा, परिणाम मिलेगा। ठीक है, यानी रिन्फोर्समेंट जो है, वैसे रिन्फोर्समेंट 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। ठीक है, पॉजिटिव इन द सेंस की सकारात्मक पुनर्बलन, जैसे उसको भोजन मिल रहा था तो पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट था, तो उसने बार बार प्रयास किया, उसको बार बार जो है खाना मिलने लगा। तो यही है स्किनर का चूहे पर जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था। अब बात करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पता ही चल रहा है इससे। ट्रायल, जब हम प्रयास करेंगे, अब अगर बार बार प्रयास कर रहे हो तो त्रुटियां भी होगी, तो इंसान बोलते हैं ना गलतियों से भी सीखता है। ठीक है, तो ये थ्योरी किसकी है, E.L. थॉर्नडाइक की। ठीक है, इसमें जो बात करते हैं, अगर थॉर्नडाइक को मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर भी कहा जाता है, याद रखना। लर्नर ट्राइज मैनी वेज, एरर रिड्यूस, करेक्ट रिस्पॉन्स इज लर्न। कई प्रयासों और गलतियों के बाद सही प्रतिक्रिया सीखना, यानी जब आप बहुत सारे प्रयास और गलतियों के बाद क्या करते हो, सही जो आपका रिस्पॉन्स जो आप लर्न कर लेते हो, सही प्रतिक्रिया सीख लेते हो। यानी इसमें जो है, इस थ्योरी को हम और क्या किस नाम से जानते हैं, इस थ्योरी को जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी को हमने और नाम दिया प्लेजर प्लेन थ्योरी, ऑल्सो नॉन एज प्लेजर प्लेन थ्योरी। ठीक है, आनंद वेदना का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। ठीक है, या फिर इसको हम जो है कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा जाता है, और कनेक्शनिज्म थ्योरी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब किस पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था कैट पे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने एक्सपेरिमेंट ऑन कैट, बिल्ली पे जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बिल्ली पे। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया था, बिल्ली को जो एक पजल बॉक्स में बंद किया था। ठीक है, उसमें जो उसने एक उलझन पेटी का नाम दिया गया उसको, उसमें बंद कर दिया था। तो उस पजल बॉक्स को जो इस टाइप से बनाया गया था कि केवल जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक डोर था, जो एक लीवर के ठीक प्रकार से दबने से क्या होता था, खुल सकता था। ठीक है, उसको भी किसने इसमें बंद कर दिया था, एक पजल बॉक्स में। बिल्ली को जो है, कैट को पजल बॉक्स में बंद कर दिया था। ठीक है, सुन लो, थ्योरी को लिखने की जरूरत नहीं, पजल बॉक्स में बंद कर दिया था, जहाँ पे जो है लीवर दबने से, इसमें भी एक बटन लगाया गया था, एक लीवर लगाया गया था, लीवर दबने से जो है क्या खुलता था, दरवाज़ा खुलना था, दरवाज़ा खुलता था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने भी जो है बॉक्स के बाहर जो है एक मछली का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, तो जैसे ही उसको जो है उसकी स्मेल आती थी, बिल्ली को उसकी स्मेल आ रही थी, उसकी गंध आ रही थी, तो उसको क्या हुआ, उसको जो है पेट उस बॉक्स से बाहर आने का जो है वो जो है प्रयास करती रही। ठीक है, यानी तभी तो उसको नाम दिया गया है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो बाहर आने का प्रयास करती रही, उसमें जो है उसने बार बार ट्राई किया, बिल्ली ने बहुत जो है प्रयास किया, बहुत ज़्यादा जो है ट्राई किया। तो हर एक जो छिद्र जैसा था, तो उस वहाँ से वो रास्ता जो ढूंढने लगी थी, वो हर कहीं जो है तारों में पंजा मार रही थी, मुंह मार रही थी, हर कहीं की क्या बोलते हैं, किसी तरह मैं ये जो है मछली का टुकड़ा जो है ले सकूँ, खा सकूँ। ठीक है, तो उसने जो है यही प्रयास वो बार बार करती रही, वो गलतियाँ करती रही, हर कहीं पंजा मार रही थी, बट वो दरवाज़ा ही नहीं खोल। फिर से उसने प्रयास किया, उल्टे सीधे मतलब प्रयत्न किए, उसने गलतियाँ की, प्रयत्न करती बहुत बार उसने ये जो है दोहराए। पर फिर एक बार क्या हुआ, एक बार जो उसको एक बिना गलती के उसका पैर जो है उस लीवर पे चला गया, और उसने जो क्या किया, वो दरवाज़ा खुल गया। ठीक है, तो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उसने जो है वो मछली का टुकड़ा खा लिया। ठीक है, तो इसमें जो है, जो कैट, इसमें मेन जो बात की जाती है, इसमें मोटिव की बात की गई। इसमें मोटिव क्या, अभिप्रेरक शक्ति क्या थी इसमें, जो उसको गंध आ रही थी उसकी। ठीक है, यानी अगर उसको गंध आ रही थी तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, मेन जो इसमें
इम्पोर्टेंट लिखना है आपको कि शुरुआत में क्या हुआ, एट फर्स्ट क्या हुआ, क्या हुआ शुरुआत में क्या हुआ, एरर्स ज़्यादा हुए, मैनी एरर, एरर ज़्यादा हुई, त्रुटियाँ ज़्यादा हुई, बट ग्रेजुअली, ये भी क्वेश्चन पूछा गया वैसे एग्जाम में, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हुआ, एरर डिक्रीज, जैसे ही एरर डिक्रीज हुए तो क्या बोलते, एरर डिक्रीज होने लगे, एंड फाइनली क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, उसको सक्सेस मिल ही गया, सक्सेस यानी जो है अचानक से उसको सफलता, क्विकली जो उसको अचीवमेंट मिल गया, ठीक है। यानी ये किससे मिला, उसका करेक्ट रिस्पॉन्स से, जब उसने करेक्ट रिस्पॉन्स किया, करेक्ट रिस्पॉन्स से उसको सक्सेस मिल ही गया। तो इसमें जो है डेराइव का काम किसने किया था, गंध ने किया था। कि जैसे जो अगर मान लो कि यहाँ पे जो है आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, मान लो यहाँ स्टिमुलस क्या था, स्टिमुलस क्या था, उद्दीपक क्या था, उद्दीपक जो है दो थे यहाँ पे, ठीक है। एक तो थी स्मेल, मछली की जो स्मेल आ रही थी, गंध आ रही थी, ठीक है, ठीक है, इससे उसको मोटिवेशन मिल रहा था। और एक यहाँ पे डेराइव लिख सकते हो आप, डेराइव, डेराइव होता है प्रेरक शक्ति, जिससे हमें प्रेरक शक्ति अगर हमारे अंदर होती तो वो भूखी भी तो थी, डेराइव क्या था यहाँ, हंगर, वो भूखी थी और भूख लगने से भी उसका जो है क्या था, उसका ट्राई करने का जो है और बढ़ता गया, वो भूखी भी थी और उसको स्मेल भी आ रही थी, तो इसने किसका काम किया, एक प्रेरक शक्ति का काम किया। डेराइव क्या था इसमें, ये कौन सी शक्ति थी जिसमें बिल्ली को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित किया, बिल्ली को रिस्पॉन्स करने के लिए, बिल्ली को रिस्पॉन्स करने के लिए क्या किया, प्रेरित किया। इसमें ये पूछा जाता है इसमें डेराइव क्या है, मोटिवेशन कहाँ से मिला उसको, ठीक है। तो उसके बाद उसने जो है स्टिमुलस, तो उसके बाद उसको खाना, जो है खाना क्या था उसमें, फिश रखी गई थी, ठीक है। तो आउटसाइड बॉक्स के बाहर रखी थी, तो उसमें रैंडमली ट्राई किए, रैंडम ट्राइज, ठीक है, रैंडमली जो ट्राई करती गई यानी यादृच्छिक प्रयास करती रही, और एट लास्ट जो है उसने सही ट्राई कर ही लिया, गलतियों से भी उसने गलतियां करती गई, बट एट लास्ट वो सीख ही गई कि उसको जो है क्या चाहिए था, तो उसको खाना एट लास्ट मिल ही गया। यानी इसमें आप ये लिख सकते हो, इसके जो है स्टेप लिख सकते हो, सबसे पहले जो है एक डेराइव होना चाहिए, कोई आपके पास प्रेरक शक्ति होनी चाहिए। देन क्या गोल होता है आपका कि मेरे को ये खाना, जो देखो डेराइव क्या था, हंगर भी था और खाना स्मेल भी थी, तो उसका गोल क्या था कि मेरे को ये खाना जो है, ये जो मछली का टुकड़ा इस तक पहुंचना है, ठीक है। बट उसके बाद उसके रास्ते में जो है बाधा क्या आई, बाधा क्या आई, ब्लॉक था दरवाजा, ठीक है, ब्लॉक इन अचीविंग गोल, ठीक है, अचीविंग गोल, ठीक है, दरवाजा बंद था तो वो क्या था, उसकी उसमें बाधा थी। देन फोर्थ इसमें आएगा कि उसने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किए, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट किए यानी वो जो है उल्टे सीधे प्रयास करती गई। देन इसके बाद जो है उसने जो है एक चांस जो है सक्सेस के लिए मिल ही गया, टू गेट चांस सक्सेस, वो एक क्लास जो है सक्सेस हो ही गई। देन जो है नेक्स्ट आएगा सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर मूवमेंट यानी सही प्रयत्न का चुनाव उसने कर ही लिया, उसको पता लग गया कि कहाँ पे लीवर है और कहाँ पे उसको दबाना है। देन लास्ट में उसका आ गया फिक्सेशन, स्थिरता आ गई थी, उसको पता चल गया था कि जैसे उसने बार बार ट्राई किया ना, उसको पता चल गया कि लीवर कहाँ है, तो वहीं पे पैर रखती वो और उसको जो है खाना मिल जाता था, ठीक है। तो यही है हमारा क्या, हाँ, क्या बोलते हैं, स्किनर का जो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। अब इसके बाद जो है थॉर्नडाइक का एक इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, थॉर्नडाइक ने जो है उसने लॉज दिए हैं, लॉज दिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट 3 लॉज उसने दिए हैं, 3 लॉज, ठीक है, वो याद रखने आपने। 3 लॉज कौन से होंगे वो फिर लिख देती हूँ। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का सिद्धांत,
सिद्धांत। देन सेकंड आएगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है। देन थर्ड आएगा लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, जिसको बोला जाता है प्रभाव का नियम। 3 नियम उसने दिए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम एंड प्रभाव का नियम। अगर हम लॉ ऑफ रेडीनेस की बात करें तो लॉ ऑफ रेडीनेस होता है कि इसमें जो है, जब तक हम मानसिक रूप से किसी भी चीज़ को करने के लिए तैयार नहीं होते तो हम उस काम को नहीं सीख सकते। यानी इसमें जो है क्या है, इस नियम के अनुसार जो है अधिगम कब प्रभावी होता है, जब शिक्षार्थी मानसिक और जब शिक्षार्थी मेंटली प्लस फिजिकली जो है फिजिकली रूप से सीखने के लिए क्या हो, अधिगम करने के लिए क्या हो, सीखने के लिए तैयार हो, ठीक है। देन अभ्यास का नियम क्या बोलता है हमें, जो है इसको लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी कहा जाता है, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, ठीक है। यानी अभ्यास का नियम क्या बोलता है कि बार बार अभ्यास करने से जो है अधिगम क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। यानी बार बार अभ्यास करने से जो है, अभ्यास से अधिगम कैसा हो जाएगा हमारा, और मजबूत हो जाएगा, अधिगम मजबूत होता है। देन थर्ड आता है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव का नियम यानी इफेक्ट क्या पड़ेगा उस चीज़ का, ठीक है। इसको जो है प्लेजर एंड प्लेन भी कहा जाता है, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अनॉयंस भी कहा जाता है इसको। तो इसमें बात की जाती है कि लर्निंग इज स्ट्रेंथन्ड व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शन। यानी अगर जो है प्रभाव क्या पड़ता है, अगर आपने बार बार आप मेंटली और फिजिकली इस काम को लर्न करने के लिए तैयार हो, सीखने के लिए तैयार हो, साइकोलॉजिकल रूप से भी तैयार हो, और फिर आप उस चीज़ में जो बार बार जो है अभ्यास कर रहे हो, तो उसका जो है सीखने पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सीखने पे प्रभाव पड़ेगा कि आप उस चीज़ को जो है उसका प्रभाव पड़ेगा कि आप जो है लर्निंग इज स्ट्रेंथन बाय सेटिस्फैक्शन, की जो अधिगम के बाद जो हमें जो संतोष मिलता है तो सीख मजबूत होती है, अगर असंतोष हो तो सीख कमज़ोर होती है। यानी अगर तो लर्निंग के बाद आपको स्ट्रेंथन मिल रही है या फिर आप जो है सेटिस्फाई हो, अगर सेटिस्फाई हो आप लर्न करने के बाद तो कैसा होगा, आप संतोषपूर्ण हो, ठीक है। अगर डिससेटिस्फाई हो तो तो असंतोष मिलेगा, यानी उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आप दुखी रहते, असंतोष यानी आपके जो है सीख कैसी है, कमज़ोर पड़ती है। और अगर जो है संतोष मिलता है तो हमारा लर्निंग कैसी होती है, मजबूत प्रभाव उसका पड़ता है। अब बात करते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, ठीक है। ये बंडूरा ने दिया है। ऑब्जर्वेशनल जो लर्निंग है, ये जो थियोरी है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इसको जो है लर्निंग, ठीक है, इसको मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। किसने दिया है ऑब्जर्वेशनल मॉडलिंग लर्निंग थ्योरी, बंडूरा ने, ठीक है। याद रखना एल्बर्ट बंडूरा ने जो ये थ्योरी दी है, कब दी है, 1977 में, ठीक है। इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है और मॉडलिंग लर्निंग भी इसको कहा जाता है। तो ये जो सिद्धांत है किस पे आधारित है, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग, यानी दूसरों को देखकर सीखना, ऑब्जर्व करके सीखना, अदर्स बिहेवियर, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स बिहेवियर, दूसरों के बिहेवियर को देखकर सीखना, ठीक है। इसमें जो की कंसेप्ट के बात हम बाद में करते हैं, पहले इसमें देखो प्यूपिल कैसे लर्न कर सकता है, प्यूपिल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, ठीक है, ऐसे ही सीखते हैं। या फिर जो है लर्निंग डज नॉट ऑलवेज लीड टू बिहेवियर चेंज, ठीक है। हमेशा जो है अधिगम हमेशा व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाता है, हमारी आंतरिक मानसिक अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें जो है बच्चा कैसे सीखता है, थ्रू ऑब्जर्विंग, दूसरों को देखकर सीखता है। उस पे देखो जो बंडूरा ने था उसने जो एक बोबो डॉल पे जो है एक्सपेरिमेंट किया था, बोबो डॉल पे,
ठीक है। और उसने एक एक्सपेरिमेंट और किया था कि वो 3 बच्चों को एक मूवी दिखाने ले गया था और तीनों बच्चों को जो उसने क्या किया, एक बच्चे को फिल्म का एक पार्ट दिखाया, दूसरे बच्चे को दूसरा पार्ट दिखाया और तीसरे बच्चे को दोनों पार्ट दिखाए। तो एक बच्चे को उसने पहले को क्या दिखाया, उसने एक कल्प्रिट ने जो है अपराध तो किया, ठीक है, उसने एक अपराध किया, बट उसको जो रिन्फोर्स किया गया, उसके बाद भी उसको पुरस्कृत किया गया। बट सेकंड बच्चे को उसने क्या दिखाया कि उसने अपराध किया बट उसको पनिश किया गया, उस अपराध के लिए पनिश किया गया, सजा दी गई। और थर्ड बच्चे को उसने दोनों पार्ट दिखाया। फिर एट लास्ट उसने तीसरे तीनों को एक जब पूछे, उनके विचार पूछे, तो बच्चों ने वही प्रस्तुत किया जो बच्चों ने देखा था। तभी बोला जाता है कि बच्चे जो है ऑब्जर्व करके जो है दूसरों को देखकर ज़्यादा सीखते हैं। अब इसमें की कंसेप्ट, की स्टेप्स है कुछ। अटेंशन जो उसने जो है प्रोसेस है सोशल लर्निंग का, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग, प्रोसेस ऑफ सोशल लर्निंग, ठीक है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। तो अगर अटेंशन की बात करें, ध्यान की बात करें, तो यानी फोकस ऑन द मॉडल, फोकस ऑन द मॉडल, ठीक है, यानी मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे मान लो किसी भी काम को करने के लिए ध्यान लगाना क्या होता है, जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम ध्यान नहीं देते, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा, तो हम अच्छी तरह से लर्न नहीं कर पाएंगे। तो लर्न करने का सबसे मेन जो है फर्स्ट स्टेप क्या है, अटेंशन, ध्यान देना, ठीक है। देन सेकंड क्या है, रिटेंशन। अब रिटेंशन होता है धारणा, धारणा यानी स्मरण, धारणा। तो देखो, रिमेंबर द ऑब्जर्व बिहेवियर, जो आपने जो है आपने सीखा, ध्यान देकर जो है ध्यान दिया है जिस पे, उसको आप रिमेंबर कितना कर पाते हो। रिमेंबर द ऑब्जर्व, जो आपने ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, यानी जो है जो आपने देखा, जो आपने व्यवहार को देखा, उसको स्मरण करना, याद करना। अब किसी भी काम करने के लिए हमारी स्मृति की भी कुछ धारण ज़रूरत होती है, हमारी स्मृति की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमने कितना धारण किया है। जब तक हम अपनी स्मृति में कुछ धारण नहीं करेंगे तो आगे उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो हमने ध्यान, जिसको क्लास में बच्चे ने मान लो क्या बोलते हैं, मैथ का जो कोई क्वेश्चन करवा रहा था, टीचर हल करवा रहा, तो उसने ध्यानपूर्वक देखा, फिर उसको रिटेंशन करेगा, उसने उसको अपने स्मृति में कितना धारण किया है, कितना उसको याद रहा है, कितना उसने धारण किया। देन रिप्रोडक्शन होता है पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन यानी एबिलिटी टू परफॉर्म द बिहेवियर, एबिलिटी टू परफॉर्म द बिहेवियर, कि उसमें जो है व्यवहार को दोहराने की क्षमता कितनी है ना। जब हम बार बार किसी प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं तो उसमें जो हम क्या कर लेते हैं, मास्टरी हासिल कर ही लेते हैं। अब क्लास में जो है विद्यार्थी ने क्या देखा था, वो टीचर जो है मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करते, उसने ध्यान दिया वहाँ पे। देन उसने जो प्रश्न को जो है उसकी जो स्टेप्स थे उसको उसने याद कर लिया कि फर्स्ट स्टेप क्या था, सेकंड स्टेप क्या था। फिर उसने जो है वैसा ही क्वेश्चन एक हल सॉल्व करने की कोशिश की, तो उसने जो उसको रिप्रोडक्ट किया, ठीक है, उसमें एबिलिटी, उस व्यवहार को उसने क्या किया, दोहराया, उसने जो उसको पुनरुत्पाद किया, उस प्रश्न को, वैसे ही क्वेश्चन को उसने हल किया, ठीक है। देन लास्ट में आता मोटिवेशन यानी प्रेरणा, ये होता है विलिंगनेस टू इमिटेट, विलिंगनेस टू इमिटेट, यानी जो है प्रेरणा वह शक्ति होती है जो जो ये तय करेगी कि व्यक्ति ने जो देखा गया उसका व्यवहार था, उसकी नकल की या नहीं की, ठीक है। चाहे वो ध्यान हो, स्मरण हो, पुनरुत्पादन हो, परंतु जो है एक्शन तभी होगा जब प्रेरणा होगी, ठीक है। यानी एक्शन जो है तभी होगा जब प्रेरणा होगी, वो उसको तभी एक्शन कर पाएगा। एक्शन तभी होगा जब किसी काम को करने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें, अ चाइल्ड लर्न्स टू ग्रीट बाय वॉचिंग पेरेंट, बच्चा अभिवादन करना माता पिता को देखकर ही सीखता है, ठीक है। बच्चा देखो ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, तो अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखता है, ठीक है। बस यही है, बंडूरा की थियोरी में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको इसमें एट लास्ट कंक्लूजन आप लिख सकते हो, बंडूरा की थियोरी से क्या कंक्लूजन निकलता है, कि बंडूरा ने किस पे एम्फेसाइज किया कि लर्निंग इज सोशल, ठीक है। बंडूरा
emphasized that learning is social। ठीक है, लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम सामाजिक होता है, समाज में देखकर, व्यवहार को देखकर बच्चा सीखता है। ठीक है, देन उसने बात की ऑब्जर्वेशन, मॉडलिंग एंड एनवायरनमेंट का भी इसमें जिक्र होगा। एनवायरनमेंट शेप, ये क्या शेप करेंगे, हमारे बिहेवियर को। ठीक है, यानी पर्यवेक्षण, मॉडलिंग एंड वातावरण। व्यवहार को क्या करते हैं, व्यवहार को आकार देते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं इनसाइट लर्निंग। ठीक है, अब इनसाइट लर्निंग जो है, इसमें हम कोहलर एंड कोफका को दोनों को ही पढ़ा जाता है। जो इनसाइट लर्निंग जो है, कोहलर, कोफका एंड एक और नाम आता है इसमें, एक और नाम है, हाँ, जो गेस्टालिस्ट जो थे, गेस्टाल्ट थियोरी ऑफ लर्निंग भी इसको कहा जाता है। इनसाइट लर्निंग को ऑल्सो नोन एज गेस्टाल्ट लर्निंग थियोरी भी इसको कहा जाता है। जो गेस्टाल्टवादी थे वो कौन कौन थे, गेस्टाल्टवादी जो थे, एक तो कोहलर थे, ठीक है, कोहलर, कोफका, ठीक है, एक और थे वर्धाइमर, कोहलर एंड कोफका। ठीक है, इन तीनों का नाम आता है गेस्टाल्टवादी, इनको बोला जाता है गेस्टाल्टवादी। कौन कौन थे, कोहलर, कोफका एंड वर्धाइमर। ठीक है, तो इन तीनों में से हम जो इसमें कोहलर को ही पढ़ते हैं। इनसाइट लर्निंग थ्योरी में जो मेन किसको पढ़ते हैं, कोहलर ने ये थ्योरी दी है। इसमें जो है सडन अंडरस्टैंडिंग की बात की है कि अचानक से जो है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अचानक से किसी चीज़ को सीखना, अचानक की इसमें बात की गई है। वैसे गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। गेस्टाल्ट का, मैं लिख देती हूँ, गेस्टाल्ट का अर्थ, ये भी जो एग्ज़ाम में, टेट के एग्ज़ाम में पूछा गया। गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है उसका होता है समग्र विन्यास जिसको बोला जाता है। ऑर्गेनाइज्ड होल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, ये याद रखना है आपने कि इसको गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। आप इसको क्या बोल सकते हो, पूर्णता या समग्रता। ये तीन चीज़ इसमें याद रखनी है, पूर्णता या फिर समग्रता या समग्र विन्यास। ठीक है, अब इसमें जो है सडन, जो किसकी बात की है, सडन अंडरस्टैंडिंग की, अचानक से सीखना, अचानक से जो है किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अचानक से आना। देखो यहाँ भी दिखाया गया आहा मोमेंट इसको बोला जाता है, आहा मोमेंट। जैसे आप एकदम से बोलोगे हाँ इसका तो ये सॉल्यूशन है, हाँ आहा, ऐसे। ठीक है, तो समस्या का अचानक समाधान मिलना। ठीक है, इसमें एग्जांपल दिया है, मंकी जॉइन स्टिक्स टू रीच बनाना, बंदर अचानक 2 डंडे जोड़कर केला निकाल लेता है। अब इस थियोरी में क्या बात की गई है, इनसाइट लर्निंग थियोरी में जो है, अगर मैं इसमें बात करूँ इनसाइट का मतलब क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं इसको, इनसाइट। ठीक है, इनसाइट यानी अंतर्दृष्टि। तो इसका अर्थ है इट मीन्स इनर साइट और सीइंग डीप। ठीक है, इट मीन्स इनर साइट और सीइंग डीप। ठीक है, इनटू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी भीतरी दृष्टि या समस्या के हल में गहराई तक देखना, यानी किसी भी समस्या के समाधान का अचानक समझ में आ जाना। ये लिख सकते हो, किसी भी समस्या का समाधान
अचानक से, तब इसको इनसाइट लर्निंग, अचानक से आ जाना। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ये ट्रायल एंड एरर नहीं है। ये ट्रायल एंड एरर नहीं कि बहुत सारे ट्राई करो, आप एरर करते जाओ, फिर आप जो समाधान निकलो। इसमें जो आप जो है अचानक से, जो अगर आपके दिमाग में जो है, ये बिना गलतियों के अचानक से आपके दिमाग में जो है सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, इसमें जो है, इसमें बात की गई, एक फोरसाइट आता है कि सीइंग द वे टू द गोल बिफोर ट्राइंग इट, कोशिश करने से पहले ही लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता है। फिर हिंड साइट जिसको बोलते हैं कि कोशिश करने के बाद यह देखना कि कोई लीड अच्छी थी या बुरी थी, वहां से हम सीख सकते हैं। तो अगर कोहलर की बात करें, कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी। उसने जो है चिंपैंजी पे जो है एक्सपेरिमेंट किया, जिसका नाम क्या था, चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान, याद रखना है। उसने जो है, कोहलर ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने चिंपैंजी को बंद कर दिया था, एक कमरे, एक बॉक्स में बंद कर दिया था। ठीक है, और उसने क्या किया वहाँ पे, जैसे मान लो ये कोई चिंपैंजी है, जो भी है चिंपैंजी, उसको उसने एक बॉक्स में बंद कर दिया, और यहाँ पे जो उसने छत पे जो है, यहाँ पे जो उसने केले जो है रख दिए थे। ठीक है, केले उसने जो यहाँ पे रख दिए थे, तो वो इस अकॉर्डिंग जो छत पे टांग दिए थे कि वो उस तक ना पहुँच जाए। बट उस बॉक्स में उसने, उस जो जहाँ पे उसको एक जगह बंद किया था, पिंजरे में बंद किया था, पिंजरे में उसने जो एक लकड़ी के बॉक्स रख दिए थे, ऐसे लकड़ी के बॉक्स। तो उसने क्या किया, चिंपैंजी ने उछाल मारा, फिर उसने जो केले तक केले निकालने का की कोशिश की, बट वो केले तक नहीं पहुंच पाया। फिर वो बैठ गया, उसने देखा कि जो वहाँ पे बॉक्स लगे हुए थे, तो उसके दिमाग में एकदम से आइडिया है, मतलब अचानक से, अचानक सूझबूझ जिसको बोलते हैं, अचानक सूझबूझ, अचानक सूझ आया उसको। उसने उस बॉक्स को क्या किया, उल्टा करके रखा, फिर उस पे खड़ा होके जो केले निकाले, केले तक पहुंच के उसने केले जो है खा लिए। फिर उसने दोबारा यही एक्सपेरिमेंट किया, फिर केले और ऊंचे रख दिए, उस टाइम उसमें दो बॉक्स रख दिए वहाँ पे। तो उसने दोनों बॉक्स को उल्टा करके जो है, वो एक बॉक्स पे चढ़ा था बट केला नहीं निकाला, उसने दूसरा बॉक्स, उसको एकदम से आइडिया, उसने दूसरा बॉक्स भी उसके ऊपर डबल करके रख के वो केले तक पहुँच गया। फिर तीसरी बार उसने क्या किया, ऐसा ही बॉक्स बनाया एक। ठीक है, एक पिंजरा था ये, ऐसा पिंजरा, तो यहाँ पे जो है सुल्तान को जो है बंद कर दिया, और इसके बाहर जो है यहाँ पे जो उसने केले रख दिए। ठीक है, केले जो उसने यहाँ पे रख दिए, और यहाँ पे एक स्टिक रख दी थी, एक स्टिक, दो स्टिक रख दी थी। ठीक है, दो स्टिक रखी, तो उसने इनको जो है, तो वो वहाँ से बाहर की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा पिंजरे से बाहर, बट वो नहीं पहुँच पाया, यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो वो क्या बोलते, फिर उसने और ट्राई किया, बट वो पहुँच नहीं पाया वहाँ तक। फिर उसको लगा कि मैं नहीं पहुँच पाऊँगा, तो वो क्या करा, उसने दो स्टिक जो वहाँ रखी थी उनके साथ वो खेलने लगा। ये स्टिक उसने उठाई, फिर इनके साथ वो खेलने लगा। ठीक है, खेलने लगा, तो एकदम से वो दोनों स्टिक की नोक ऐसे थी ना रखी हुई, दोनों की नोक इस कदर थी कि वो आपस में मिलके जो है क्या बोलते हैं, जुड़ गई। ठीक है, उनकी ऐसे नोक, फिर खेलते खेलते वो दोनों आपस में जुड़ गई। जैसे ही वो जुड़ी, उसको एकदम से ध्यान आया, अचानक से सूझ आए कि अब तो स्टिक लंबी हो गई थी, तो उसने स्टिक बाहर डाली, और उसने जो है क्योंकि एक स्टिक से तो ट्राई कर रहा था बट यहाँ तक ही पहुँच पा रहा था, हाथ उसके यहाँ तक पहुँच रहे, स्टिक यहाँ तक पहुँच, फिर दोनों स्टिक के साथ खेलते खेलते उसको एकदम से सूझ आई, और वो यहाँ तक केले तक पहुँच पाए, उसने केले निकाले और खा लिए। तो इसी को बोलते हैं हम लर्निंग, इनसाइट लर्निंग थियोरी की, अचानक से जो है सूझ का प्रयोग करके जो है लर्निंग को सीख पाना। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग किसका है, जेरोम ब्रूनर ने जो ये थ्योरी दी है। ठीक है, जेरोम ब्रूनर की ये थ्योरी है, खोज आधारित अधिगम इसको बोला जाता है, या फिर डिस्कवरी लर्निंग यानी अन्वेषणात्मक अधिगम, अन्वेषण जिसमें किया जाता है, अन्वेषणात्मक अधिगम। ये जो थ्योरी है डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, बोलती है लर्नर डिस्कवर्स कंसेप्ट थ्रू एक्सप्लोरेशन, विद्यार्थी स्वयं खोजकर अवधारणाएं समझता है। जो हम स्वयं जो है डिस्कवरी करेंगे तो हम कंसेप्ट को समझ सकते हैं। यानी अन्वेषणात्मक अधिगम क्या है, कि एक पद्धति है जिसमें सीखने वाला खुद खोज करके, जांच पड़ताल करके, अन्वेषण करके नॉलेज जो है प्राप्त करता है, ना कि शिक्षक उसे सीधे बता देता है कि ऐसे करो वैसे करो। जब बच्चा जो है, बच्चा स्वयं खोज, अन्वेषण या फिर जो है जांच पड़ताल
जांच पड़ताल, ठीक है, यानी खुद वो डिस्कवरिंग करेगा, एक्सप्लोर करेगा अपनी नॉलेज को उससे, ठीक है, उससे उसकी नॉलेज एक्सप्लोर होगी, ठीक है, वो खुद अन्वेषण करेगा, जांच पड़ताल करके जो है ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है। स्टूडेंट फाइंड्स रूल ऑफ पैटर्न बाय एक्सप्लोरिंग नंबर, संख्या पैटर्न को देखकर विद्यार्थी स्वयं नियम खोज लेता है, खुद ही वो क्या कर रहा है, नियमों की खोज कर रहा है। तो ये जो विधि होती है कैसी होती है, ये होती है स्टूडेंट सेंटर्ड, क्योंकि इसमें स्टूडेंट को ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, वो खुद ही अपनी जो है क्या बोलते हैं, डिस्कवरी करा। स्टूडेंट सेंटर्ड होती इसमें जो है किसको एम्फेसाइज करता है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। एनकरेज किसको एनकरेज करेगा, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, करेज इनकरेज क्यूरियोसिटी, कि बच्चा कितना क्यूरियस है इस काम को करने के लिए, ठीक है। और प्रमोट्स किसको प्रमोट्स करेगा, प्रमोट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान मेथड को जो है ये प्रमोट करता है, ठीक है। छात्र केंद्रित है, करके सीखने पर जोर देता है, जिज्ञासा को बढ़ाता है, समस्या समाधान क्षमता विकसित करता है, खोज और प्रयोग पर आधारित है, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे की जो है एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चे की जो थिंकिंग है, चिंतन क्षमता बढ़ती है, वो जो है और अधिक चिंतन करता है, चिंतन उसकी जो थिंकिंग पावर रहती है वो बढ़ती है, ठीक है। गहन समझ विकसित होती है बच्चे में, डीप अंडरस्टैंडिंग, गहन समझ विकसित होना, और जो है सीखने की रुचि बढ़ती है, लर्निंग में उसको इंटरेस्ट आता है, सीखने में रुचि, ठीक है। जब वो खुद जो है अन्वेषणात्मक करेगा, वो क्या बोलते हैं, खोज करेगा, ठीक है। गहन समझ विकसित, समस्या समाधान कौशल भी विकसित होता है, ठीक है, क्लियर। अब इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है, शैक्षिक निहितार्थ है, वो क्या है, प्रोवाइड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, अर्थपूर्ण अनुभव देना, यानी अगर बच्चे को आप अनुभव दे रहे हो, अर्थपूर्ण अनुभव दे रहे हो, तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, ये शैक्षिक निहितार्थ ये कि बच्चे के लिए जो है अर्थपूर्ण अनुभव प्रोवाइड किए जाए। यूज़ रिन्फोर्समेंट, बच्चे के लिए जो है उसको रिन्फोर्स करना है, उसको जो है प्रोत्साहित करना है। और थर्ड इसमें आएगा एनकरेज एक्सप्लोरेशन, खोज और अन्वेषण को बढ़ावा देना है। अगर एक्सप्लोरेशन करना चाहता है तो उसको जो बढ़ावा दिया जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है खोज की तरफ जो है उसको कहीं ऐसी जगह लेके जाओ जहाँ पे वो खोज के माध्यम उसके और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यूज़ मॉडल एंड एग्जाम्पल्स, मॉडल व उदाहरणों का उपयोग करना है, ठीक है। प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है, समस्या समाधान क्षमता विकसित करनी है, ठीक है। अब इसके बाद सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग आएगी वाइगोत्स्की, ठीक है। अब बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, इसमें जो है वाइगोत्स्की यानी सोशल कल्चरल थियोरी भी इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सोशल कल्चरल थियोरी, सामाजिक, वाइगोत्स्की का सामाजिक इसको क्या बोला जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। अब लर्निंग अकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन, अधिगम सामाजिक संवाद के माध्यम से होता है। वाइगोत्स्की जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, अधिगम जो सामाजिक संवाद के माध्यम से होता है, यानी जो हम सामाजिक, जो हमारा जो है समाज के साथ इंटरेक्शन रहता है, तो उससे क्या होती है, लर्निंग होती है। तो इन्होंने बात की है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का इन्होंने क्या किया, प्रतिपादन किया है, ठीक है। अब इनका मानना क्या था कि ये सिद्धांत क्या बोलता है कि बच्चा जो है, बच्चा अपने समाज और संस्कृति से सीखता है, ठीक है। और जो है यानी संस्कृति से वो क्या करता है, इंटरेक्शन करके, इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, ठीक है, ठीक है। ये किसका मानना था, ये था वाइगोत्स्की का। और पियाजे का मानना क्या था कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इनका मानना था कि पहले जो है अधिगम होगा फिर विकास होगा, इनका मानना था पहले अधिगम फिर विकास,
और पियाजे का मानना क्या था, पियाजे ने क्या बात की थी, पहले विकास फिर अधिगम। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये याद रखना है डिफरेंस। ठीक है, अब लेव वाइगोत्स्की ने जो है उन्होंने बोला था कि बच्चा जो है आपस में जो है इंटरेक्शन करके सीखता है, समाज में इंटरेक्शन करके सीखता है। ठीक है, इसमें उन्होंने जो है इन्होंने सोशली इंटरपर्सनल की बात की है। ठीक है, एक इंटरपर्सनल होता है, एक इंट्रापर्सनल होता है। तो इनका मानना क्या था वाइगोत्स्की का कि डेवलपमेंट फर्स्ट, जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट फर्स्ट कैसे होगा, अकर्स सोशली। सोशली यानी सोशली का मतलब क्या होता है, इंटरपर्सनल, जब आप दूसरों के साथ जो है कम्युनिकेशन करते हो, इंटरपर्सनल। लेटर बिकम्स इंडिविजुअल यानी इंट्रापर्सनल, जिसको हम बोलते हैं इंट्रा पर्सनल। ठीक है, अब सीखना पहले क्या होता है, सामाजिक स्तर पर होता है, उनका मानना था। डेवलपमेंट यहाँ आप लर्निंग भी बोल सकते हो, सीखना। ठीक है, सीखना पहले जो है यानी सीखना पहले सामाजिक स्तर पर, जो हम इंटरपर्सनल वही होता है ना, दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना, सामाजिक स्तर पर। बाद में व्यक्तिगत स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर यानी इंट्रापर्सनल, जिसको हम बोलते हैं अपने साथ ही जो है कम्युनिकेट करना, व्यक्तिगत स्तर पर होता है। ठीक है, इसमें की कंसेप्ट दिए गए जेडपीडी। ठीक है, पता है आपको जेडपीजी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी की बात की, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें होती है कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल, जेडपीडी का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट, यानी कि जो वास्तविक और संभावित विकास के बीच का अंतर होता है, उसी को क्या बोला जाता है, जेडपीडी बोला जाता है। ठीक है, वास्तविक और संभावित विकास के बीच अंतर, उसी को जेडपीडी कहा जाता है। यानी बच्चे अकेले साइकिल नहीं चला सकता, वो अपने फादर के सहारे क्या करता है, साइकिल चलाता है, और बाद में वो धीरे धीरे खुद चलाना सीख जाता है। यानी जेडपीडी एक ऐसा क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो बच्चा मान लो कोई कठिन कार्य को अकेले नहीं कर सकता, परंतु यदि उसे कुशल सहयोगियों की मदद मिले तो उस काम को कर सकता है। तो इसी को तो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, एक पोटेंशियल डेवलपमेंट होता है और एक होता है एक्चुअल डेवलपमेंट। तो उनके बीच में क्या होता है, आत्मनियंत्रण बना के बच्चा सीख जाता है। ठीक है, देन सेकंड बात करते हैं स्केफ होल्डिंग की, आधार संरचना जिसको बोला जाता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सहारा या पायदान। इसको सहारा भी बोला जाता है, पायदान भी इसको बोला जाता है। स्केफ होल्डिंग का मतलब है टेम्परेरी सपोर्ट गिवन बाय अडल्ट, टेम्परेरी सपोर्ट गिवन बाय अडल्ट या फिर टीचर टू हेल्प चाइल्ड लर्न। ठीक है, यानी शिक्षक या माता पिता द्वारा दी गई अस्थाई मदद जो होती है, टेम्परेरी मदद, अस्थाई मदद वो माता पिता के द्वारा भी हो सकती है, शिक्षक के द्वारा भी हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, सपोर्ट इज ग्रेजुअली रिमूव्ड व्हेन चाइल्ड मास्टर द स्किल, यानी वो टेम्परेरी हेल्प दे रहे, बट जब बच्चा जो है मास्टरी कर लेगा, अच्छे से उसको सीख देगा, तो सपोर्ट क्या होगा, ग्रेजुअली क्या हो जाएगा, रिमूव्ड हो जाएगा। यानी जैसे टीचर जो है कहानी जो पढ़ाने में मदद करते हैं, बाद में बच्चा खुद पढ़ने लगता है उसको। ठीक है, थर्ड इसमें आएगा लैंग्वेज एज अ टूल, भाषा एक रूप में, लैंग्वेज या फिर थॉट। तो वाइगोत्स्की का मानना था कि लैंग्वेज जो है कम्स फर्स्ट, पहले जो है भाषा आती है, फिर विचार विकसित होते हैं। इसमें आप लिख सकते हो
लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार। लैंग्वेज, इसमें क्या आएगा, लैंग्वेज कम्स फर्स्ट देन थॉट डेवलप्स, यानी पहले भाषा आती है, पहले क्या आएगी, पहले भाषा आती है, बाद में फिर क्या होते हैं, विचार विकसित होते हैं, बाद में विचार विकसित होते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये बात की है किसने, लेव वाइगोत्स्की ने 3 की कंसेप्ट दिए, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग एंड लैंग्वेज एंड थॉट। अगर इसमें आपको ध्यान रखना, जेडपीडी क्या था, जो डिफरेंस बताता है एक्चुअल एंड पोटेंशियल डेवलपमेंट में, वास्तविक और संभावित विकास क्षेत्र। ठीक है, और सेकंड है स्केप होल्डिंग यानी सहारा, जब जो है टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है बच्चे को कुछ सीखने के लिए, बाद में खुद ब खुद रिमूव हो जाता है। थर्ड है लैंग्वेज इन थॉट, यानी पहले लैंग्वेज भाषा सीखी जाती है, फिर जो है विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें उन्हें सोशल स्पीच की बात की है, इनर स्पीच की भी बात की है, यानी मेनली जो है लर्निंग क्या होती है, पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा, ये बात की है इन्होंने। ठीक है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया से जो है बच्चा सीखता है। इसमें उदाहरण दिया गया, टीचर गिव्स हिंट, टीचर हिंट देगा, चाइल्ड सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम, शिक्षक संकेत देता है, बच्चा कठिन समस्या सॉल्व कर लेता है।